हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में अमेरिका की कांग्रेस का अध्ययन करेंगे। अमेरिका संविधान के अंतर्गत समस्त व्यवस्थापिका की जो शक्तियां हैं वो कांग्रेस को प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद प्रथम में कहा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियाँ कांग्रेस में निहित हैं। चूँकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, इस कारण वहाँ पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की जो शक्तियाँ हैं उनका पृथक्करण किया गया है। तो कांग्रेस में व्यवस्थापिका से जो संबंधित शक्तियाँ हैं वो निहित हैं, किंतु व्यवहार में कांग्रेस को विधायी शक्तियों के साथ साथ प्रशासनिक व न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। अब हम देखेंगे कि निम्न शक्तियाँ हैं वो अमेरिका की कांग्रेस है उसको प्राप्त हैं। पहली है कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। कांग्रेस का जो प्रमुख और सबसे मुख्य दायित्व है वो है कानून का निर्माण, यानी समस्त प्रकार के कानून है वो कांग्रेस के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। किंतु अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण वहाँ पे जो कानून निर्माण की शक्ति है वो कांग्रेस की सीमित है, क्योंकि संविधान के द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन कर दिया गया है, जिसके कारण केवल वह उन्हीं विषयों पे कानून बना सकती है जो उसको संविधान द्वारा सौंपे गए हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण कांग्रेस की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो सीमित हैं। कांग्रेस को 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं संविधान के अनुसार। पहली प्रदत्त, दूसरी निहित और तीसरी समवर्ती। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने की शक्ति, ऋण चुकाने की, डाक तार, प्रतिरक्षा, मुद्रा आदि से संबंधित है वो शक्तियाँ प्राप्त हैं। निहित शक्तियाँ कांग्रेस को निहित शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिसमें स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य इन पे खर्च करना, बैंक कॉरपोरेशन स्थापना करना, सैनिक अकादमियाँ स्थापित करना, ये शक्तियाँ ये निहित के अंतर्गत हैं। समवर्ती शक्तियाँ हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त हैं, यानी जिन विषयों पे कानून बनाने की शक्तियाँ केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी है, इकाइयों को भी है, वो समवर्ती शक्तियों के अंतर्गत है। कानून संबंधी समस्त कार्य हैं वो अमेरिका में व्यवस्थापिका के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं। अगली जो शक्ति है वो चुनाव संबंधी कार्य है कांग्रेस के। चुनाव संबंधी शक्तियों में राष्ट्रपति के जो चुनाव की जो मतगणना होती है वो कांग्रेस के समक्ष होती है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को मतदाताओं का निरपेक्ष बहुमत अगर प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिनिधि सभा है वो प्रथम जो या पहले जो 3 उम्मीदवार हैं उनमें से राष्ट्रपति का निर्वाचित करती है या उसमें से चुनती है। तो अगर मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं है निरपेक्ष, तो प्रतिनिधि सभा को उस समय राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है वो प्राप्त हो जाता है प्रथम 3 में। इसी तरह यदि मान लो उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत या निरपेक्ष बहुमत है वो प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे में सीनेट है वो प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति को चुनती है। तो इस तरह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में अगर मान लो किसी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस समय इनको चुनने की जो शक्ति है वो कांग्रेस को प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, जबकि सीनेट है वो अपने उपसभापति का चुनाव करती है। सीनेट का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, इस कारण वह केवल अपने उपसभापति का चुनाव करती है। अगला है कार्यपालिका शक्ति संबंधी शक्तियाँ। अमेरिका की जो कांग्रेस है वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में भी भागीदार है। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति और संधि करने की जो शक्ति है उस पर सीनेट का प्रभावशाली नियंत्रण है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो अन्य राज्यों या देशों से जो संधियाँ की जाती हैं वह उच्च राजनीतिक पदों पे जो नियुक्ति की जाती हैं, जैसे राजदूत हैं या अन्य जो उच्च राजनीतिक पद हैं, उन सभी पदों पे नियुक्ति के लिए कांग्रेस की वो सीनेट की सहमति आवश्यक रहती है। तो सीनेट है वो राष्ट्रपति की इन कार्यपालिका शक्तियों में भागीदार है। इसके अलावा युद्ध की जो घोषणा का अधिकार है वो भी केवल कांग्रेस को प्राप्त है, यानी कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं उनके द्वारा ही युद्ध की घोषणा का जो है वो की जाती है। अगली जो शक्ति है कांग्रेस की है वो प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण है।
कांग्रेस है वो कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांग कर उन पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा वह प्रशासनिक एजेंसियों और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था कर सकती है। उनके अधिकार व कार्य क्षेत्र है वो निर्धारित कर सकती है। तो प्रशासन के क्षेत्र में भी कांग्रेस को निर्देशन व नियंत्रण की शक्तियाँ हैं वो प्राप्त हैं। अगला है जांच पड़ताल करने की शक्ति। अगर मान लो कांग्रेस को ये अधिकार है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए या अन्य किसी भी मामले की जांच के लिए वह कोई भी समिति स्थापित कर सकती है। वर्तमान समय में जो कांग्रेस की ये जांच पड़ताल की जो शक्ति है इसका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस जांच पड़ताल की शक्ति के द्वारा विभिन्न ये कई विषयों पे कांग्रेस ने वो प्रभावित किया है कई विषयों को, क्योंकि जांच पड़ताल की शक्ति के जो होने के कारण राष्ट्रपति या जो कार्यपालिका रहती है उसको वह रहता है कि कांग्रेस इस विषय में किसी भी प्रकार की जांच समिति वो नियुक्त कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस है वो नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। कांग्रेस है वो कानून बनाकर किसी भी नए राज्य को है वो अमेरिका संघ में प्रवेश दे सकती है। प्रारंभ में अमेरिका संघ में केवल 13 राज्य थे। वर्तमान समय में जो अमेरिका संघ है उसमें 50 राज्य हैं। तो इन राज्यों को कांग्रेस के द्वारा ही इनमें प्रवेश दिया गया है। यानी अमेरिकी संघ में ये जो राज्यों की वृद्धि हुई है इसमें कांग्रेस की सहमति, कांग्रेस कानून बनाकर ही उनको प्रवेश दिया गया है। अगला है वित्तीय कार्य। कांग्रेस है वो राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है। यद्यपि जो वार्षिक बजट है वो बजट ब्यूरो के निर्देशन में राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कांग्रेस स्वयं बजट का निर्माण नहीं करती, किंतु बजट जो पारित किया जाता है वो कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है। और बजट पारित करते समय कांग्रेस उनमें अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरह कांग्रेस है वो वित्तीय शक्तियाँ के अंतर्गत या बजट को पारित करने की शक्ति के कारण जो कार्यपालिका है उसके विभिन्न कार्यों को है वो प्रभावित कर सकती है। अगला है न्यायिक शक्तियाँ या न्यायिक कार्य। कांग्रेस है वो देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी घोर अपराध के लिए राष्ट्रपति या अन्य किसी उच्च अधिकारी जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, अन्य जो उच्च अधिकारी हैं उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है। यानी कांग्रेस को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति या जो अन्य उच्च पदों पे जो व्यक्ति आसीन है उन पे देशद्रोह, भ्रष्टाचार के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाकर हटा सकती है। तो कांग्रेस उनको हटाने का अधिकार भी है। अगली जो शक्ति है वो दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संदर्भ में कांग्रेस के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। इसी तरह यदि कांग्रेस के किसी भी सदन का कोई सदस्य अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो कांग्रेस का वो सदन उसको बहुमत से प्रस्ताव पारित करके सदन की सदस्यता से निष्कासित कर सकता है। तो ये शक्तियां हैं वो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसको प्राप्त हैं। तो अगर हम सैद्धांतिक तौर पे जो अमेरिका की कांग्रेस है अगर उसका ब्रिटेन की संसद से देखें तो सैद्धांतिक तौर पे जो ब्रिटेन की संसद है वो अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है जबकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण वहाँ पे शक्तियों का विभाजन है। अमेरिका में न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है जिसके कारण वहाँ पे न्यायालय के द्वारा कानूनों की जांच की जा सकती है। अगर वो संविधान के विपरीत हो तो उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। किंतु अगर व्यवहार में देखें तो जो अमेरिका की जो संसद है या अमेरिका की जो कांग्रेस है वो अधिक शक्तिशाली है बजाय ब्रिटेन की संसद से, क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है जहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो आपस में संबंध है वो सुदृढ़ पाए जाते हैं और जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के कार्यों में या कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेती है, जबकि यहाँ पे अमेरिका में जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कार्य हैं वो पृथक हैं। तो कार्यपालिका कानून निर्माण के संदर्भ में भाग नहीं लेती, इस कारण व्यवस्थापिका को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इस तरह अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है या जो कांग्रेस है वो शक्तिशाली है, उसको विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। इसके अलावा सीनेट को भी कार्यपालिका शक्तियों में भागीदार बना के कार्यपालिका की शक्तियाँ सौंप दी गई हैं। तो अमेरिका में कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है वो शक्तिशाली है। धन्यवाद।